आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये प्रैक्टिस सेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा श्रृंखला श्रेणी से लिया गया है। यहाँ हमें एक श्रृंखला दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 6 से 17 को कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर हम 6 में 11 को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा 17। अब हम देखते हैं 17 से 39 को कैसे लिखा जा सकता है। अगर 17 में 22 को जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा 39। इसी तरीके से देखते हैं 39 से 72 कैसे बना। तो 39 में अगर 33 को जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा 72। अब ये जो अंतर वाली संख्याएं हैं इनको ध्यान से देखिए, क्या है 11 का टेबल है। देखिए 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो अब क्या आएगा 11 चौक 44। तो अब हमें 72 में 44 को जोड़ देना है। तो यहाँ जोड़ लेते हैं 4 और 2 6, 7 और 4 11। तो हमारा आंसर आ रहा है 116। डी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा वेन आरेख से लिया गया है। यहाँ हमें विज्ञान, गणित और जीव विज्ञान के लिए एक वेन आरेख बनाना है। तो सबसे पहले हम विज्ञान के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा विज्ञान के लिए सर्कल। अब हमें गणित के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए गणित का विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो गणित जो है विज्ञान के अंदर आती है। तो गणित जो है वो पूरा का पूरा विज्ञान के अंदर आ जाएगा। अब हमें जीव विज्ञान के लिए बनाना है, लेकिन उससे पहले देखिए जीव विज्ञान का गणित और विज्ञान के साथ क्या संबंध है। तो जीव विज्ञान का गणित के साथ तो कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन जीव विज्ञान जो है वो भी विज्ञान के अंदर ही आता है। तो जीव विज्ञान भी पूरा का पूरा विज्ञान के अंदर आ जाएगा। तो देखिए ए ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा नंबर एनालॉजी से लिया गया है। तो यहाँ पर जो संबंध 5 का 100 के साथ है वही संबंध 4 का 80 के साथ दे रखा है। फिर हमें देखना है 4 का 64 के साथ क्या संबंध है। वही संबंध हमें 3 का इस वाली संख्या के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हम 5 और 100 को चेक कर लेते हैं। तो 5 से 100 कैसे बनेगा। अगर 5 की 20 से गुणा करा दी जाए तो क्या बन जाएगा 100। इसी तरीके से हम 4 और 80 को भी देख लेते हैं। तो 4 से 80 कैसे बन सकता है। 4 की गुणा अगर 20 से करा दी जाए तो क्या बन जाएगा 80। अब हमें देखना है 4 से 64 कैसे बना। तो 4 में अगर 16 की गुणा करा दी जाए तो क्या बन जाता है 64। तो हमें इसका और इसका एक संबंध रखना है। तो अब हमें 3 की गुणा किससे करानी है 16 से। तो 16 तिया कितने हो जाएंगे हमारे पास 48। तो देखिए बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यहाँ पर दिल्ली के लिए 25 कोड दे रहा है, मुंबई के लिए 36, कोलकाता के लिए 49। तो हमें चेन्नई के लिए बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे दिल्ली को 25 कैसे लिखा गया। तो अगर हम दिल्ली में अक्षर को गिने तो कितने हैं। तो देखिए D1, E2, L3, H4, I5। कितने अक्षर हैं इसमें 5। और कोड क्या है 25। हमें पता है 5 का जो वर्ग है वो क्या होता है 25। इसी तरीके से हम मुंबई में देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने अक्षर हैं 6। और हम क्या करना है 6 का वर्ग। तो क्या आएगा 36। और देखिए यहाँ भी 36 है। इसे अभी हम कोलकाता को और चेक कर लेते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने अक्षर हैं 7। और देखिए 7 का वर्ग क्या होता है हमारे पास 49। तो हमें क्या करना है अक्षरों को गिनना है और उसका वर्ग कर देना है। तो अब हम इसी तरीके से चेन्नई का निकाल लेते हैं। देखिए चेन्नई में गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। कितने अक्षर हैं 7। 7 का वर्ग कितना होता है हमारे पास 49। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं।
पांचवा क्वेश्चन है हमारा असंगत ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इन चारों में जो 3 है वो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं और एक जो ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है, मतलब अलग ही तरीके का पैटर्न है उसका। तो हमें सबसे पहले इनका पैटर्न को ढूंढना होगा कि किस तरीके से लिखे गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HDFI को देखते हैं कि ये कैसे लिखा गया है। तो देखिए H के बाद क्या लिखा गया है D, D के बाद लिखा गया है F, F के बाद लिखा गया है I। तो अब देखिए H से अगर हम -4 कर दें तो क्या आ जाएगा D। इसका मतलब है H से 4 अक्षर पीछे क्या होता है D। इसी तरीके से D से देखिए F कैसे लिखा गया। तो अगर D में हम +2 कर दें तो क्या हो जाता है F। इसका मतलब है D के 2 अक्षर बाद क्या आता है F। इसी तरीके से F से I कैसे लिखा गया है, +3 कर दिया गया है। अब हम NJLO का और चेक करते हैं, क्या लिखा गया है NJLO। तो N से J फिर से -4 किया गया है, J से L फिर +2 किया गया है, L से O +3 किया गया है। अब हम SOQT का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं SOQT। तो अब हम देखते हैं S से O कैसे लिखा गया। तो देखिए यहाँ पर भी -4 ही हुआ है। O से Q +2 हो गया है, Q से T +3 हो गया है। अब हमें चौथा चेक करना है WSXZ। तो W से S कैसे लिखा जाएगा, -4 कर दिया गया है। S से X देखिए तो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, +5 कर दिया गया है। S के 5 अक्षर बाद X आता है। X से Z में कैसे किया गया है, +2 कर दिया गया है। अब आप इनको पैटर्न को ध्यान से देखिए, जो पहला, दूसरा और तीसरा है वो सेम पैटर्न में लिखे गए हैं, लेकिन जो ये चौथा है इसका पैटर्न अलग है। यहाँ पर 5 कर दिया गया है जबकि बाकी तीनों में 2 था, और यहाँ पर 2 कर दिया गया है जबकि बाकी तीनों में 3 था। तो ये जो D ऑप्शन है वो बाकी तीनों से अलग है, यानी असंगत है। तो D ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन कैलेंडर से लिया गया है। क्वेश्चन है, मेरा जन्मदिन मेरे भाई के जन्मदिन से 365 दिन बाद आता है। यदि मेरे भाई का जन्मदिन सोमवार को है तो मेरा जन्मदिन किस वार को होगा। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, 365 को 7 से भाग कर देना है। 7 से भाग क्यों करते हैं, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहले हम 365 को 7 से भाग करते हैं। तो ये जाएगा 7 पंजे 35, और देखिए 1 बचेगा, 5 उतार लेंगे, ये जाएगा 7 दूनी 14 और 1 रह जाएगा हमारे पास शेषफल। तो देखिए एक शेषफल रह गया। इसका मतलब क्या है, हमें सोमवार से 1 दिन आगे बढ़ना है। अगर यहाँ कोई भी शेषफल नहीं होता तो उसका जन्मदिन भी सोमवार को आता, लेकिन यहाँ एक शेषफल रह गया है। इसका मतलब है 1 दिन आगे बढ़ जाओ। सोमवार से 1 दिन आगे क्या होता है, मंगलवार। बी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। चलिए 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन हमारा मिसिंग नंबर से लिया गया है। यहाँ हमें एक आकृति दे रखी है और देखिए यहाँ पर एक जगह क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या को चुनना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3 और 4 से इस 15 को हम कैसे बना सकते हैं। फिर हम देखेंगे 7 और 5 से इस 38 को कैसे बना सकते हैं। फिर हमारे पास एक तरीका आएगा, वही तरीका हम 3 और 5 में लगाएंगे और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को ढूंढ लेंगे। तो सबसे पहले देखिए इस 3 और 4 से 15 कैसे बनेगा। तो अगर हम 3 की 4 से गुणा करा दें तो क्या आ जाएगा 12, और बनाना क्या है 15। तो हम क्या करते हैं 3 जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा 15। अब इसी तरीके से 7 और 5 से 38 बनाते हैं। 7 की गुना कर देते हैं 5 से तो क्या आ जाएगा 35, और प्लस कर देते हैं 3 तो क्या आ गया हमारे पास 38। अब देखिए एक तरीका आ गया है हमारे पास, वही तरीका हम 3 और 5 में लगाते हैं और इस क्वेश्चन मार्क वाली संख्या को निकाल लेते हैं। तो क्या करना है, हमें 3 और 5 की आपस में गुणा करनी है और 3 जोड़ देना है। तो 3 की गुणा करनी है हमें 5 से, आएगा 15, और इसमें हमें 3 को जोड़ देना है। तो क्या आ जाएगा 15 और 3 18। सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं।
8वां क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन से लिया गया है। क्वेश्चन है राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो यह बताइए राजीव का सोनिया के साथ क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, राजीव अतुल का भाई है, तो राजीव को लिखेंगे हम आर से और अतुल को लिखेंगे हम ए से। राजीव और अतुल क्या दे रखे हैं, भाई। आगे लिखा हुआ है सोनिया सुनील की बहन है। तो देखिए अभी तक हमें ना सोनिया के बारे में कुछ पता चला है ना सुनील के बारे में, तो अभी हम इस लाइन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, अतुल सोनिया का पुत्र है। तो देखिए अतुल के बारे में हमें पता है, अतुल क्या है, सोनिया का पुत्र है, तो सोनिया ऊपर बनेगी, इस पर हम माइनस लगा देते हैं क्योंकि सोनिया के साथ सुनील भी दे रखा है तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, इसलिए सोनिया पर हम लगाएंगे माइनस और सुनील पर लगाएंगे प्लस। अब वापस से उस लाइन पर चलते हैं, क्या थी, सोनिया सुनील की बहन है। अब देखिए हमें सोनिया के बारे में पता चल गया है, तो सोनिया क्या है, सुनील की बहन है, तो यहाँ पर बना देते हैं। अब हमें बताना है राजीव का सोनिया के साथ क्या संबंध है। इस राजीव का इस सोनिया के साथ हमें संबंध बताना है। तो सोनिया का अतुल जो था वो क्या था, पुत्र, तो पुत्र का जो भाई होगा वो भी तो पुत्र ही होगा, बेटे का भाई भी तो बेटा ही होता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी डी आपस में मित्र हैं, ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा सा लंबा है। तो सबसे छोटा कौन है। और सबसे पहले क्या दे रखा था, ए बी से छोटा है, तो जो छोटे होंगे हम उनको नीचे बनाएंगे और जो बड़े होंगे उनको ऊपर बनाएंगे। तो ए दे रखा है हमें बी से छोटा, तो ए को नीचे बना देते हैं और बी को हम ऊपर बना देते हैं। आगे लिखा हुआ है परंतु ई से लंबा है, जो ये ए है वो बी से तो छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो यहाँ पर आ जाएगा ई, क्योंकि ई जो है वो ए से छोटा है। आगे लिखा हुआ है सी सबसे लंबा है, तो सी सबसे ऊपर आ जाएगा। फिर दे रखा है डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, तो डी जो है वो ए और बी के बीच में आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें बताना है सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन है, जो सबसे नीचे रह गया, सबसे नीचे कौन है, ई, तो सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा ठीक आंसर। चलिए 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है हमारा, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। यहाँ पर हमें 1 2 3 4 5 करके कुछ शब्द दे रखे हैं, तो हमें इन्हें एक ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है जिसका कोई अर्थ निकले। तो अब देखिए सबसे पहले क्या आता है, लेखक आएगा, सबसे पहले लेखक आएगा, फिर वो अपनी कलम उठाएगा तो 5 आ जाएगा, कलम के बाद वो कागज़ लेगा क्योंकि उस पर ही तो पुस्तक लिखेगा, फिर 1 आ जाएगा, कागज़ और कलम से क्या करेगा, वो पुस्तक लिखेगा, तो 4 आ जाएगा। पुस्तक लिखने के बाद पुस्तक कहाँ जाएगी, पुस्तकालय में, सबसे लास्ट में आ जाएगा 2। तो देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा इसका ठीक आंसर। अगर प्रैक्टिस सेट थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो एक लाइक कर दें और इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।